हेलो एवरीवन, मैं बीना भट्ट आप सबका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल इतिहास अध्ययन में। आप सभी सब्सक्राइबर एवं व्यूवर का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जैसे कि ट्यूसडे है तो हमारा टर्न होता है एंशिएंट हिस्ट्री का। आप सभी जानते होंगे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंशिएंट हिस्ट्री होता है। तो आज हम देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री पर। एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत आज हम देखेंगे जो राजपूत शासक थे, और जैसे 4 शासक थे जो अग्निकुल से उत्पन्न माने जाते थे: प्रतिहार, चालुक्य, परमार एवं चौहान। तो जैसे कि अगर हम देखें तो प्रतिहार शासकों से संबंधित हम क्वेश्चन जो आपका त्रिपक्षीय संघर्ष था उसमें देख चुके हैं, किंतु चालुक्य जो सोलंकी चालुक्य थे आपके गुजरात के, या परमार शासक, चौहान शासक थे, इनसे संबंधित क्वेश्चन अभी डिस्कस नहीं किए हैं। इनसे संबंधित ये है कि इनके सभी शासकों से संबंधित इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, पर कुछ शासक हैं जो इतिहास में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसी तरह आज हम जो क्वेश्चन देखेंगे वो अलग अलग वंश से संबंधित होंगे, परंतु उस वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज के मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, शम्मोल देवी की ढेरों रजत मुद्राएं प्रकाश में आई हैं। शम्मोल देवी निम्नलिखित किस चौहान शासक की पत्नी थीं? अब आपके सामने ऑप्शन है वाक्यपतिराज, अजयराज या बृहद्राज। तो इसका सही उत्तर है आपका अजयराज। ये जो शम्मोल देवी थी यह आपकी अजयराज की पत्नी थी। और अजयराज के विषय में ये जो है आपके पृथ्वीराज तृतीय तो अपने बहुत ही इतिहास में प्रसिद्ध शासक हैं, होना भी चाहिए, और उनके कार्य ऐसे थे। तो पृथ्वीराज प्रथम का उत्तराधिकारी था। यहाँ जो था अजयराज किसका उत्तराधिकारी था? तो पृथ्वीराज प्रथम का उत्तराधिकारी था। और प्रबंध कोश के अनुसार इसने सुल्तान सुबाहुद्दीन को पराजित किया था। पर अगर वही आप मुस्लिम इतिहासकार मिनहाज को देखेंगे तो उनके अनुसार इसने गजनी के सुल्तान बहराम शाह को कई बार पराजित किया था। तो ये जो शम्मोल देवी थी वो अजयराज की महिषी रानी थी और इनकी ढेरों रजत मुद्राएं प्रकाश में आई हैं। जैसे कि JRF क्वेश्चन में आपके नेट के एग्ज़ाम में पूछ लिया था, शम्मोल देवी दे दिया, आपके यहाँ पे जो कि कश्मीर के लोहार वंश से दे दिया, इन सब से ऐसे दे दिया कि किन 4 रानियों के नाम किन किन ने मुद्राएं प्रकाशित की करवाई थी। तो जैसे शम्मोल देवी हैं, इनसे अगर पूछ ले कि जैसे क्वेश्चन में हमने ही बनाया है कि किस वंश से संबंधित थी, तो चौहान वंश, और किसकी पत्नी थी? तो चौहान शासक अजयराज की। अजयराज कौन थे आपके? तो पृथ्वीराज प्रथम के उत्तराधिकारी थे। और प्रबंध कोश के अनुसार इन्होंने सुल्तान सिबाहुद्दीन मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। और मिनहाज के अनुसार देखेंगे तो गजनी के सुल्तान बहराम शाह को कई बार पराजित किया था। और अजयराज के विषय में पता चलता है कि उसके पास एक टकसाल गृह था और वहाँ से इसने अजमेर की स्थापना की थी, जो कि अजमेरू के नाम से था, बाद में वो नाम अजमेर हो गया। और इसी तरह से इसने जो इसके पहले थी वो इनके अजमेरों की चौहानों की राजधानी वह सांभर थी, बाद में उन्होंने अजमेर को बनाई थी। अब यहाँ पे आप देखेंगे वाक्यपतिराज हैं चाहे आपका बृहद्राज हैं, तो इनसे भी संबंधित है। वाक्यपतिराज देखें तो पृथ्वीराज विजय में इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 188 विजय का श्रेय दिया गया है, और बिजौलिया लेख में इन्हें बिंद शक्ति कहा गया है, और महाराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था। तो यहाँ पे हम अब किसकी बात कर रहे हैं? बृहद्राज की कर रहे हैं। तो चौहान शासकों में पहला शासक था जिसने महाराज की उपाधि धारण की थी, और इसने ही चौहान वंश को इतना शक्तिशाली बना दिया कि वो प्रतिहारों की अधीनता से मुक्त हो गए हैं। अब हम देखेंगे आपके देखिए जैसे कि गुर्जर, ये आपके चाहे चंदेल शासक थे, चाहे गढ़वाल शासक थे, चौहान शासक थे, तो ये सब क्या थे? गुर्जर प्रतिहार शासकों के सामंत थे। तो अब हम देखते हैं वाक्यपतिराज। तो वाक्यपतिराज आपका जैसे देख लिया। अभी आप बृहद्राज इसके पहले अभी जो हमने बताया कि पृथ्वीराज विजय में 188 विजयों का श्रेय और बिजौलिया लेख में बिंद शक्ति या महाराजा की उपाधि धारण करने वाला कौन था? तो आपका वाक्यपतिराज था। तो वाक्यपतिराज था। और अभी जैसे आपका ये बृहद्राज हैं, तो बृहद्राज से भी है कि बृहद्राज द्वितीय करके ऐसे हैं, तो उनके बारे में है कि सही मायने में चौहान वंश का पहला स्वतंत्र शासक अगर किसी को माना जाए तो वो आपका बृहद्राज ही था।
जो कि सिंहराज का पुत्र था। तो ये जैसे कि आपके एक क्वेश्चन आपने देखा कि शम्मोल देवी से संबंधित, उसमें हमने देखा कि शम्मोल देवी किसकी पत्नी थी? अजयराज। अजयराज किसके पुत्र थे आपके? तो पृथ्वीराज प्रथम के। और फिर हमने देखा आपका वाक्यपतिराज, जिन्होंने 128 विजयों का श्रेय, और बिजौलिया लेख में जिन्हें बिंद शक्ति कहा जाए, और महाराजा उपाधि धारण करने वाले पहले चौहान शासक थे। और इसने ही चौहान वंश को कहते हैं इतना शक्तिशाली बनाया कि वह प्रतिहारों की अधीनता से मुक्त हुए हैं। अब यहाँ बिहगराज द्वितीय की बात करते हैं, तो इनके क्या सही कि इनके बारे में क्या सही मायने में अगर चौहान वंश की पहला स्वतंत्र शासक किसी को माना जाएगा तो आपका बिहगराज। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है ललित विग्रहराज नाटक के लेखक सोमदेव किस चौहान शासक के दरबारी थे? अब यहाँ आपसे पूछ रहा है कि ललित विग्रहराज नाटक के लेखक सोमदेव किस चौहान शासक के दरबारी थे? आपके सामने ऑप्शन है वाक्यपतिराज, पृथ्वीराज तृतीय या विग्रहराज चतुर्थ। तो इसका सही उत्तर है आपका विग्रहराज चतुर्थ। अब अगर आप देखें तो आपसे ये क्वेश्चन आ जाए कि सबसे शक्तिशाली चौहान वंश का शासक कौन था, तो आपका विग्रहराज चतुर्थ ही था। और चौहान वंश का अगर सबसे प्रसिद्ध शासक पूछेगा तो पृथ्वीराज तृतीय होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों ऑप्शन में है पृथ्वीराज तृतीय है या चौहान वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक थे, और चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली शासक पूछा जाएगा आपसे तो बिहगराज चतुर्थ होगा। और वाक्यपतिराज से जैसा कि अभी हमने ऊपरी क्वेश्चन में देख लिया है। अब हम बात करते हैं बिहगराज चतुर्थ से। 3 की उपाधियाँ पूछ सकता है, तो कवि बांधव था जो जयनायक ने कहा है, और आपका बीशल देव था, और अजमेर में सरस्वती मंदिर विद्यालय की स्थापना इन्होंने की थी, और एक हरकेली नाटक था जिसकी कुछ पंक्तियाँ अजमेर की इस सरस्वती मंदिर को तोड़वा के आपका ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, तो वहाँ पे अभी भी अंकित हैं। और जैसा कि इन चौहानों का स्वर्ण काल माना जाए तो आपका बिहगराज चतुर्थ ही है, और उसने क्या तोमर वंश के राजा तंवर को पराजित कर दिल्ली का जो है लिखा आपके अभिलेखों में ढिल्लिका एवं असिका हांसी जो है पर चौहानों की सत्ता स्थापित की। दिल्ली शिवालिक प्रशस्ति के अनुसार इसने जैसे कि तीर्थ यात्रा के प्रसंग में विंध्याचल हिमालय के बीच के राजाओं को जीता तथा मुसलमानों को मारकर फिर से आर्यावर्त को सही अर्थ में आर्यावर्त बनाया। तो दिल्ली विजय एवं तोमर वंश को अपना सामंत बना लेना विजयराज की बिहगराज की सबसे उल्लेखनीय सफलता थी। तो इनसे संबंधित इतने सारे फैक्ट हैं, आप देख सकते हैं। एक हरकेली नाटक से पूछ सकता है, या ललित विग्रहराज का लेखक सोमदेव किसके दरबार में था, या उसकी उपलब्धियां किस अभिलेख में है, तो दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख जिसे हम अशोक का लाट या फिरोज शाह की लाट भी कहते हैं। और बिहगराज के बारे में जैसे ये भी आपको पता चलता है कि उसने दिल्ली तोमर वंश से को पराजित करके जीता था, हास्य प्रतिकार किया। और उसके बारे में कहा जाता है, उस प्रशस्ति के अनुसार कहा जाता है जो दिल्ली शिवालिक प्रशस्ति की, उसने तीर्थ यात्रा के प्रसंग में विंध्याचल से हिमालय के बीच के सभी राजाओं को जीता और मुसलमानों को मारकर फिर से आर्यावर्त को सही अर्थ में आर्यावर्त बनाया। तो ये सारे फैक्ट जो हैं वह बिहगराज चतुर्थ से संबंधित है। और आपका ये ललित विग्रहराज नाटक का लेखक सोमदेव उनका दरबारी कवि था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि विविध विद्या विचार वाचस्पति किसकी उपाधि थे? विविध विद्या विचार वाचस्पति किसकी उपाधि थी? उपाधि किस शासक थी? अब आपके सामने ऑप्शन है लक्ष्मण सेन, गोविंद चंद्र या भोज। तो इसका सही उत्तर है आपका जो वह है गोविंद चंद्र। अब गोविंद चंद्र से हम देखेंगे कि ये किस वंश से संबंधित थे। जैसा कि हमने मॉक टेस्ट के शुरुआत में ही बोल दिया है, स्टार्टिंग में ही आपको बोला है कि आज जो क्वेश्चन है वो किसी एक वंश से संबंधित नहीं है। जैसे कल का आप मंडे का देखे होंगे तो सभी के सभी क्वेश्चन आपके पल्लव शासक से थे, तो आज का जो क्वेश्चन है वो किसी एक वंश से संबंधित नहीं है, राजपूत शासकों से संबंधित जो आपके
आपके अग्निकुंड से उत्पन्न में, और उसके साथ साथ में आपका लक्ष्य सेन वंश है या अन्य जो वंश थे उस समय तत्कालीन, उनसे संबंधित क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि गोविंद चंद्र जो हैं वह गढ़वाल वंश के शासक थे, और इनका क्या कहते हैं, इनसे संबंधित एक आता है जैसे इनकी पत्नी से भी, कि किसकी पत्नी थी कुमारा देवी ने सारनाथ लेक जो उत्कीर्ण कराया, वहाँ एक विहार का निर्माण करवाया था, तो इन्हीं की पत्नी थी गोविंद चंद्र की। और उसमें उन्होंने इनके लिए, गोविंद चंद्र के लिए विष्णु के अवतार का उल्लेख किया है। और एक क्वेश्चन बनता है कि किस गढ़वाल शासक ने बैठी हुई लक्ष्मी शैली के सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के निकलवाए, और ये किसके नकल किए थे, कलचुरी शासकों के। कलचुरी शासकों से भी संबंधित क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, तो जो लक्ष्मी प्रकार की मुद्रा के संबंध में। तो यहाँ पे हम देखेंगे इनसे संबंधित एक क्वेश्चन, जैसे इनकी पत्नी कुमारा देवी से बनता है, इनकी आपकी उपाधि से बनता है, या एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा इनके सिक्कों से, और दूसरा एक बनता है कि कृत्य कल्पतरु की रचनाकार जो कि लक्ष्मीधर था, जो राजनीति शास्त्र का पंडित था, और किसका मंत्री था, तो गोविंद चंद्र गढ़वाल का था। और उसे क्या कहते हैं, विद्याधर को मंत्र महिमा का आश्चर्य कहा जाता है। और देखा जाए तो गोविंद चंद्र की राजनीतिक सफलताएं जो थी वह कहते हैं उनके मंत्री लक्ष्मीधर के ही ऊपर, उनके परामर्शों पे आधारित होती थी। तो यहाँ पे हमने देखा कि विविध विद्या विचार वाचस्पति किसकी उपाधि थी, गोविंद चंद्र की। और उनकी जो पत्नी कौन थी जिन्होंने बिहार बनवाया था सारनाथ में, तो कुमारा देवी थी, जिसमें उनके लिए उन्होंने विष्णु के अवतार का उल्लेख किया है। या आपका ये कि मनेर ताम्रलेख आता है, जिसमें तुरुस्क कुंड, तुरुस्क दंड कर का उल्लेख मिलता है। तो ये इस तरह से ये भी क्वेश्चन बना है एग्जाम में कि तुरुस्क दंड जो कर है वो किन शासकों के अभिलेखों में देखने को मिलता है आपको, तो आपके गढ़वाल शासक और आपका ये गोविंद चंद्र गढ़वाल है, इन्हीं के अभिलेख मनेर ताम्रलेख में देखने को मिलता है। और इनसे संबंधित जैसे बताया कि आपका ये पूछ लेगा कि कृत्य कल्पतरु की रचना का लक्ष्मीधर किसके मंत्री थे, या इनकी रचनाकार पूछ लेगा किस वंश से संबंधित है, ऐसे बन जाएंगे क्वेश्चन। और जैसा कि इनकी पत्नी कुमार देवी जो है वो बौद्ध अनुयायी थी, और उन्होंने सारनाथ में धम्मचक्र जिन विहार का निर्माण करवाया था, और उन्हीं लेख में उनके बारे में जानकारी भी मिलती है। तो ये रहा आपके गढ़वाल शासक गोविंद चंद्र से। और गोविंद चंद्र गढ़वाल शासक से एक शासक जैसे कि आपके जयचंद्र थे, जयचंद्र जिनको मोहम्मद गौरी ने क्या कहते हैं चंदावर के युद्ध में पराजित किया था। और उनके बारे में जो फारसी इतिहासकारों ने कहा है कि गोविंद चंद्र को हिंदुस्तान का सबसे श्रेष्ठ शासक माना है, तो ये आपके गोविंद चंद्र को माना है। और जयचंद्र के बारे में भी मुस्लिम इतिहासकारों का कहना था कि सब भारत का सबसे बड़ा शासक है, जो कि थोड़ा अतिशक्तिपूर्ण लगता है, क्योंकि उस समय देखते हैं हम कि पृथ्वीराज का भी शासन है, अन्य शासकों का भी हमें उल्लेख मिलता है। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि प्राचीन भारत में सबसे लंबी उपाधि किस शासक थी। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या है कि प्राचीन भारत में सबसे लंबी उपाधि किस शासक की थी। जैसे कि आपने देखा बहुत सारे शासक हैं जिनकी कई उपाधियाँ हैं, तो यहाँ पे सबसे लंबी उपाधि पूछा है। अब आपके सामने ऑप्शन है लक्ष्मण सेन, बल्लाल सेन या वाक्यपति मुंज। तो जैसे कि वाक्यपति मुंज आपके मालवा के परमार वंश के थे, और लक्ष्मण सेन और बल्लाल सेन थे ये आपके सेन वंश के थे। तो यहाँ पे पूछा है कि प्राचीन भारत में सबसे लंबी उपाधि किसकी थी। तो सबसे लंबी उपाधि आपकी थी वह थी आपकी बल्लाल सेन नहीं, ये आपका सबसे लंबी उपाधि जो थी वो आपकी लक्ष्मण सेन की थी। लक्ष्मण सेन की थी। अब प्राचीन भारत में जैसे कि बहुत सारे ऐसे शासक थे जिन्होंने कई उपाधियाँ धारण की, पर इसकी उपाधि मतलब एक लाइन से बोलते हैं अश्वपति, गजपति, नरपति, राज्य अज्ञाध्यपति, सेनकुल, कमल, विकास, भास्कर, सोम प्रदीप, परम भट्टाकर, परम सौर, गौडेश्वर, महाराजाधिराज।
मतलब एक लाइन से है, इसमें ना तो आपको कहीं कॉमा लगेगा ना कुछ लगेगा। जैसे कि बड़ी बड़ी उपाधियाँ राजाओं की धारण करने की थी, तो कुछ राजाओं की है कि जैसे किसी को ये आपका बल्लाल सेन का ही है, अलग अलग मिलता है, अभी हम उससे भी संबंधित देखेंगे। तो इसकी है सबसे लंबी उपाधि, और उपाधि क्या है? अश्वपति, गजपति, नरपति, राजाज्ञाधिपति, सेनकुल, कमल, विकास, भास्कर, सोम वंश प्रदीप, परम भट्टाकर, परम सौर, गौडेश्वर, महाराजा धीराज। और ये किसकी उपाधि है? आपकी लक्ष्मण सेन की है, और प्राचीन काल में सबसे लंबी उपाधि धारण करने वाला लक्ष्मण सेन था। और अब हम देखेंगे जैसे वाक्यपति मुंज और बल्लाल सेन, इनसे संबंधित भी हम क्वेश्चन देखेंगे भी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है श्रृंगार प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, युक्ति कल्पतरु, शालिहोत्रम ग्रंथों के रचनाकार कौन है? तो आपका इसके ऑप्शन है पवनदूत, हलायुध या भोज। तो इसका सही उत्तर है आपका भोज। और ये क्या थे? परमार वंश के शासक थे। इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। और जैसे कि अभी आपने कृत्य कल्पतरु देखा, जो कि गाढ़वाल शासक के शासनकाल में उनके मंत्री लक्ष्मीधर ने लिखा था, पर यहाँ युक्ति कल्पतरु है। तो यहाँ पे ये सारे ग्रंथ जो है आपका श्रृंगार प्रकाश या श्रृंगार मंजरी, युक्ति कल्पतरु, शालिहोत्रम ग्रंथों के रचनाकार कौन है? भोज हैं। भोज का शासनकाल देखा जाए तो परमार वंश के शासनकाल या भारत के तो सांस्कृतिक दृष्टि से परमार वंश का चरमोत्कर्ष काल माना जाएगा। अगर आप परमार वंश की बात करते हैं तो राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टि से परमार वंश का चरमोत्कर्ष का काल था। और इन्होंने जैसे कि आपके भोज ने वहाँ पे सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। और कहते हैं कि भोज के विषय में इनकी जो उपाधि थी कविराज थी, त्रिभुवन नारायण थी, मालव चक्रवर्ती थी। और इनका शासनकाल पूछ लिया आपका राजा भोज का, तो आपका 1010 से 1050 ईस्वी थी। और इनके विषय में एक चीज़ प्रचलित थी कि वो कवियों को प्रत्येक श्लोक पर 1 लाख मुद्राएं प्रदान करते थे। और जब इनकी मृत्यु हुई थी उस पर कहा था अद्यधारा निराधरा निरालंबा सरस्वती, अर्थात इनकी मृत्यु से धारा नगरी निराधार हो गई, सरस्वती निरालंबा हो गई, और विद्या तथा विद्वान दोनों ही निराश्रित हो गए। तो बेतमा और बसवाड़ा अभिलेख जो है भोज का है, उनमें ये सारी चीज़ें हमको पता चलती हैं। और इनके दरबार में 84 विद्वान थे, जो कि भोज द्वारा लिखी गई पुस्तकें 84 बताई गई हैं। इसी तरह से और भोज के नामों की उपाधि भी 84 बताई जाती है। दरबार में 84 विद्वान, तो उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें भी 84 बताई गई हैं। तो इस तरह से आपसे ये क्वेश्चन तो काफ़ी है कि अद्यधारा निराधरा निरालंबा सरस्वती। तो ये क्वेश्चन पहले भी बना है कि किस शासक के बारे में कहा गया है। और इन्होंने धारा नगरी की जैसे स्थापना की थी, वहाँ पे सरस्वती विद्या मंदिर का स्थापना की थी। और इनका शासनकाल भी आपका जैसे कि परमार वंश का राजनीतिक और सांस्कृतिक चरमोत्कर्ष का काल था। तो ये सारी चीज़ें आपका क्या कहते हैं महाराज भोज से संबंधित है, जो कि आपके किससे संबंधित हैं? परमार वंश के, मालवा के परमार वंश के शासक थे। हमने इसका शासनकाल भी इनका देखा। अब जैसे इनकी बुक हम देखते हैं शालिहोत्रम, तो ये किससे है? या जैसे अश्व चिकित्सा पे आधारित ग्रंथ है। ये आपका ये युक्ति कल्पतरु है, तो ये आपका जो है विविध प्रकार के नाव के निर्माण का उल्लेख मिलता है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं कि आपको राइटर का नाम भी बता देंगे, लेखक की राजा भोज ने लिखा है या परमार शासक भोज की रचना है, पर शालिहोत्रम पर ये किस विषय से संबंधित है? तो शालिहोत्रम है अश्व चिकित्सा से है, या युक्ति कल्पतरु है तो विविध प्रकार के नाव से संबंधित है। तो अब हम जैसे इनसे देखा अभी पवन दूत हैं आपके हलायुध, इनसे संबंधित क्वेश्चन अभी देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि विजय सेन की सफलताओं से आकृष्ट होकर विजय प्रशस्ति एवं गौडर विश्व प्रशस्ति काव्य की रचना किसने की थी? अब आपके सामने ऑप्शन है उमापतिधर, श्रीहर्ष या हलायुध। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपसे पूछ रहा है कि विजय सेन की सफलताओं से आकृष्ट होके। अब विजय सेन कौन थे? ये आपके विजय सेन थे सेन वंश के शासक।
और जिनका शासनकाल था 1095 से 1158 तक। और इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी सफलताओं से आकृष्ट होकर किसने विजय प्रशस्ति एवं गौडर विश्व प्रशस्ति काव्य की रचना की थी। तो आपका सही उत्तर है ये श्रीहर्ष। श्रीहर्ष जो थे वैसे तो ये कन्नौज के गढ़वाल शासक के दरबारी थे, परंतु इनका क्या कहते हैं, अगर इसकी रचना पूछ ली जाती है कि किसने की, मतलब जबकि सेन वंश का शासक था, परंतु उसकी सफलताओं से आकृष्ट होकर उन्होंने विजय प्रशस्ति एवं गौडर विश्व प्रशस्ति काव्य की रचना की थी। और अगर आपका श्रीहर्ष का ये पूछ लिया जाए कि शासक से दरबारी थे, तो आपके श्रीहर्ष जो थे कन्नौज के गढ़वाल शासक थे, उनके दरबारी थे। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो श्रीहर्ष के बारे में आपको पता चलता है कि कन्नौज के गढ़वाल शासक के दरबारी थे, परंतु इन्होंने विजय सेन की सफलताओं जो सेन वंश का शासक था उससे संबंध आकृष्ट होकर इन्होंने ये दो प्रशस्ति की रचना की थी। अब जैसे विजय सेन का एक देवपाड़ा प्रशस्ति है, तो आपका पूछ सकता है कि उसके लेखक कौन थे। तो यहाँ पे उमापति धर आप देख रहे हैं, ते देवपाड़ा प्रशस्ति के लेखक थे। और हलायुध, अभी इनसे संबंधित जैसा कि कहाँ की क्वेश्चन हम देखेंगे। और हलायुध, दो हलायुध शासक के बारे, दो हलायुध कवियों के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि हम आगे अभी क्वेश्चन है उसमें उसको हम एकदम क्लियर करेंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है चंदेलकालीन मुख्य न्यायाधीश भट्ट यशोधर एवं प्रधानमंत्री प्रभास किस शासक के दरबार से संबंधित है। यहाँ से लिख गया है, तो यहाँ पे आपका से ना होकर के होगा। तो यहाँ पूछ रहा है कि चंदेलकालीन थे जो मुख्य न्यायाधीश भट्ट यशोधर थे एवं प्रधानमंत्री प्रभास, वो किस शासक के दरबार से संबंधित थे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका विद्याधर दिया है, महाराजा धंग दिया है, महाराज गंड दिया है। अब यहाँ पे पूछा है कि ये जो मुख्य न्यायाधीश भट्ट यशोधर थे और प्रधानमंत्री प्रभास थे, ये किसके दरबार से संबंधित थे। तो इसका सही उत्तर है आपका महाराज धंग से। अब जैसे महाराजा धीराज धंग की उपाधि थी कालांजपति, या आपका इनसे संबंधित आपका पूछ लेता है कि इनका शासनकाल कब था। तो 950 से 1002 तक इनका शासन था। और इनके विषय में एक आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि तुला पुरुषदान है, या आपका तुला पुरुषदान होता है, या तो आपका हेमगर्भ है, हिरण्यगर्भ दान है, ये सारे से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपका अगर पूछ लेता है, क्वेश्चन आ जाता है कि किस चंदेल शासक ने तुला पुरुषदान संपन्न किया था, तो महाराजा धंग ने किया था। और इनकी उपाधि थी जैसे कालन जराधिपति। तो इन्होंने इनका अभिलेख देखें तो खजुराहो अभिलेख था, ननियोर अभिलेख है, या फलका अभिलेख हमीरपुर से प्राप्त हुआ है। तो इसमें क्या है कि उनके पिता यशोवर्मन की उपलब्धियों का भी विस्तृत उल्लेख मिलता है इन अभिलेखों में। इनके पिता यशोवर्मन जिनका शासनकाल आपका 930 से 950 है, और उसके बाद आपका महाराजा धंग का शुरू हो जाता है। और यशोवर्मन का आपका पूछ लेता है तो लक्ष्मण वर्मन उनका उपाधि थी। मालवों के लिए काल के समान भी कहा गया है खजुराहो लेख में, जो कि खजुराहो लेख किसका है, धंग का है, और उसमें इनके पिता के बारे में जानकारी मिलती है। अब अगर हम महाराजा धंग की बात देखें तो एक चीज़ इनसे क्वेश्चन बनता है इम्पोर्टेंट, कि कौन सा चंदेल शासक प्रयाग में स्वेच्छा से जल समाधि ली थी। तो आपका ये महाराजा धंग ही होंगे। और आपका जो ये मुख्य न्यायाधीश भट्ट यशोधर थे, प्रधानमंत्री प्रभास थे, ये इन्हीं के दरबार से संबंधित थे। अब हम देखते हैं महाराजा गण। तो ये क्या था, आपका महाराजा धंग के पुत्र थे, जो उनके बाद 102 से 119 तक शासक बने। और इसके बाद शासनकाल आपका आ जाता है विद्याधर का। तो भी 2019 है जून या तो 2018 के दिसंबर के एग्ज़ाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन आपके जेआरएफ में पूछा गया था। पर वहाँ पे क्या है, क्रोनोलॉजी से इनके कालक्रम के अनुसार उसको लगाने दिया था, जैसे जिसका शासनकाल शुरू हुआ है।
तो इन लोग से मतलब इसीलिए मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके अलग अलग चैप्टर्स हैं, इसको इसलिए इस मॉक टेस्ट में इंक्लूड किया है। होता क्या है कि कुछ चैप्टर ऐसे हैं कि जो कि पूरे के पूरे तो नहीं इम्पोर्टेंट होते, पर उनसे कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अब आपका जैसे कि अशोक चंदेल शासकों के स्वाधीनता का वास्तविक जन्मदाता भी मान लेंगे तो आपका धंग ही होगा, या इनसे क्या कहते हैं संस्थापक पूछ सकता है तो नन्नुक थे, और यशोधर्मन, फिर धंग का आता है शासनकाल आपका, फिर गंड आता है विद्याधर। तो इस तरह से आप क्रोनोलॉजी में भी लगाने का आएगा, तो अगर आप याद रखेंगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। और जैसा कि हमने देखा कि ये सारी चीज़ें महाराजा धंग से भी देखी, और महाराजा धंग के बाद हमने विद्याधर से भी देखी। जैसे विद्याधर बताया कि ये धंग के पुत्र गंड का जो शासनकाल 102 से 19 चलता है, उसके बाद आता है विद्याधर। और अगर आपके सामने ये पूछ लें कि आपके जो सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं शक्तिशाली शासक था चंदेल वंश का, तो आपका यही आएगा विद्याधर। ये जो है कि आपके चंदेल शासकों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और प्रसिद्ध शासक भी है। और महाराज धंग से जैसे कि कई इम्पोर्टेंट फैक्ट हमने बता ही दिया कि प्रयाग में जल समाधि लेना, या तुला पुरुष दान, या वास्तविक जन्मदाता कहें चंदेल की स्वाधीनता का, ये सारी चीज़ें आपकी धंग से संबंधित है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है विधवाओं की शासक ने विधवाओं एवं निसंतान या पुत्र उत्तराधिकारियों के बिना मरने वालों की संपत्ति राज द्वारा जब्त करने के नियम को समाप्त कर दिया। अब यहाँ पे पूछ के आ रहा कि किस शासक ने, जैसे कि पहले होता था कि जो विधवा होती थी या आपके जिनके पुत्र नहीं होते थे, निसंतान होते थे, उनकी जब उनकी मृत्यु हो जाती थी उनकी संपत्ति को राज्य द्वारा क्या है जब्त कर ली जाती थी। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन से ऐसे शासक थे जिन्होंने इन सभी नियमों को समाप्त कर दिया। अब आपके सामने ऑप्शन है कुमारपाल, जय सिंह सिद्धराज, या भीमदेव द्वितीय। तो इसका सही उत्तर है आपका कुमारपाल। ये कुमारपाल जो थे आपके, जैसा कि बताया कि ये जो अग्निकुल से उत्पन्न होने वाले प्रतिहार थे आपके चालुक्य, यही मतलब चालुक्य। ऐसे हम पढ़ते हैं कि आपके साउथ के चालुक्य जो बेंगी के, बादामी के या कल्याणी के चालुक्य, उनसे नहीं, उनसे संबंधित क्वेश्चन तो हमने एक मॉक टेस्ट में बनाया है, आप उसको देख लेना। ये थे आपके गुजरात के चालुक्य सोलंकी शासक थे, तो उनसे संबंधित हैं। और अगर इनका आपसे पूछ लीजिए कि चालुक्य सोलंकी शासकों का संस्थापक कौन था, मूलराज प्रथम था, इनकी राजधानी अनहिलवाड़ा थी, और इनका क्षेत्र क्या था, तो गुजरात था। तो इस तरह से आप जो आपका कुमारपाल हैं ये इसी वंश से संबंधित थे। और इनका शासनकाल क्या था आपका, तो 1143 से आपका 1172 था। और इनके आपका जैसे ये एक विशेषता आप कह सकते हैं कि ये जैन धर्म अनुयायी थे, परंतु इनके लेखों की आप बात करेंगे तो शिव की स्तुति से प्रारंभ होती है। तो आपके सामने ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा चालुक्य शासक था जो कि जैन धर्म का अनुयायी था, परंतु उसके सभी लेखों की जो प्रारंभ होता था शिव की स्तुति से होता था, तो आपका कुमारपाल से होगा। या आपका पूछ लें कि ये आपका पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कि किस शासक ने अच्छव नियम तथा राज्य में पशुवध निषेध किया था, शराब पे बिक्री, वेश्यावृत्ति पे रोक लगाई थी, तो अहिंसा का प्रचार किया अपने राज्य में। तो ये सारी चीज़ें आपकी इन्हीं से संबंधित है। किससे? कुमारपाल से संबंधित है। कुमारपाल कौन है आपके? ये आपके जो है कि चालुक्य सोलंकी शासक हैं, और इनका शासनकाल मैंने यहाँ लिख दिया है। और इनकी एक जो इनके बारे में जानकारी मिलती है शासकों के बारे में, वह थी वाडनगर प्रशस्ति, जिसका लेखक श्रीपाल थे। तो इस तरह से ऐसे ही आपके क्या कहते हैं क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में। और
इसके बाद आपका जैसे कि ये सिद्धराज थे, तो ये भी आपके इनके शासनकाल से संबंधित थे। और कुमारपाल के पहले आपका शासनकाल किसका था, तो जयसिंह सिद्धराज का था। जयसिंह शासक थे, उनका जो उपाधि थी सिद्धराज थी या अवंतीनाथ थे। और इन्हीं ने सिद्ध नामक संवत भी चलाया था, जो कि अपने शासनकाल में 1113 से लेकर 1114 के बीच में। तो ये हमने देखा आपके क्वेश्चन में, जैसे कि कुमारपाल से भी देखा और जयसिंह से भी देखा। अब इन्हीं के शासक आपको इसी शासन मतलब वंश से संबंधित हैं। तो भीमदेव द्वितीय जो हैं आपके इसी वंश से संबंधित हैं और इन्हें अभिनव सिद्धराज नारायण का अवतार कहा जाता है। और इस वंश का अंतिम शासक भी आपसे पूछ लिया जाए तो भीम द्वितीय ही थे, जो कि इन्होंने क्या कहते हैं, अगर देखा जाए आपको कि मोहम्मद गौरी को सबसे पहले परास्त करने वाले शासक पूछ लिया जाए तो इन्हें यही थे, जिन्होंने क्या कहते हैं 1178 में उसे परास्त किया था। और किंतु उसके बाद 1195 में ऐबक को भी इन्होंने हराया, परंतु बाद में उसी 2 साल बाद 1157 में तुर्कों द्वारा फिर से ये पराजित हुए और इनकी मृत्यु हो गई। तो अगर आप देखें तो आपका जैसे चालुक्य सोलंकी से हमने देख लिया कि इनके संस्थापक मूलराज थे और इस वंश का अंतिम शासक आपका भीम द्वितीय था। और जो इसके 2 प्रसिद्ध शासक हैं जयसिंह सिद्धराज थे या कुमारपाल, इनसे संबंधित फैक्ट भी हमने देखा इस मॉक टेस्ट में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आपके सामने पुस्तक है और उसके लेखक हैं। पुस्तक है आपका प्रसन्न राघव जयदेव या प्रसन्न राघव जयदेव से, आपका कुमारपाल चरित जयचंद सूरी से, दान सागर लक्ष्मण सेन से। तो यहाँ इधर पुस्तकें इधर लेखक हैं, यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर है आपका दान सागर, जो कि लक्ष्मण सेन का नहीं है। दान सागर जो है आपका जैसे सेन वंश के शासक ही थे, आपका विजय सेन है, बल्लाल सेन है या लक्ष्मण सेन है। तो यहाँ पे क्या है कि दान सागर जो है वह बल्लाल सेन की रचना है और उसने 2 रचनाएं उसकी मिलती हैं। या बल्लाल सेन का आपका क्वेश्चन जैसे बन जाता है कि निशंक शंकर की इसकी उपाधि थी, बल्लाल सेन की थी। और उसने 2 ग्रंथ लिखे थे आपके बल्लाल सेन ने, दान सागर यूँ अद्भुत सागर। यहाँ पे आपका अगर दान सागर की जगह अद्भुत सागर होता तो लक्ष्मण सेन मान सकते थे, क्योंकि उसने लिखना प्रारंभ किया था बल्लाल सेन ने, परंतु उसको पूर्ण करने का अगर पूछ लिया जाए कि किसने पूर्ण किया था तो लक्ष्मण सेन ने ही किया था अद्भुत सागर को। परंतु दान सागर जो है वो पूरी तरह से बल्लाल सेन द्वारा लिखा गया था। तो यहाँ पे ये चीज़ आपका सही सुमेलित नहीं है। दान सागर से किसको आप करेंगे, तो आप जो है बल्लाल सेन से करेंगे। बल्लाल सेन से। तो ये इनकी रचना थी। और जैसा कहा कि इन्होंने एक अद्भुत सागर भी लिखी थी। तो इसमें कभी कभी आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर रहे हैं। अद्भुत सागर जो है आपकी प्रारंभ किसने की थी, बल्लाल सेन ने, पर उसको पूर्ण किसने किया था आपका, तो लक्ष्मण सेन ने किया था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर, और आपने यहाँ जैसे प्रसन्न राघव देखा तो ये जयदेव की है। और जयदेव की ज़्यादातर जो रचना पूछी जाती है आपकी गीत गोविंद पूछी जाती है, परंतु आपका ये प्रसन्न राघव भी उन्हीं की रचना है। इसीलिए मैंने गीत गोविंद न देख के प्रसन्न राघव दिया है ऑप्शन में, क्योंकि जैसा कि कहा कि गीत गोविंद बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया और काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता होता है। जयदेव की उपाधि आपसे पूछ ली जाए तो पीयूष वर्ष थी। और इस तरह से हम कुमारपाल जो हैं, कुमारपाल चरित आपका जो सोलंकी शासक अभी बात कर रहे थे उनसे संबंधित है और इसको जयचंद सूरी ने लिखा है। और आपका लक्ष्मण सेन से संबंधित हमने देखा अद्भुत सागर आए तो ठीक है लक्ष्मण सेन, परंतु दान सागर बल्लाल सेन है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें भी क्वेश्चन वही आपका है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पुस्तकें हैं, यहाँ लेखक हैं। अब आपका जैसे कि पुस्तकें में है कि प्रबोध चंद्रोदय, कृष्ण मिश्र, पिंगल छंद,
शास्त्र हलायुध या ब्राह्मण सर्वस्व हलायुध। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपका प्रबोध चंद्रोदय है ये आपका सही है, इसको कृष्ण मिश्र ने लिखा था। और ये किससे संबंधित है? तो आपका जो चंद्रीय शासक कीर्तिवर्मन थे उनके दरबार से संबंधित थे, उसमें निवास करते थे और इन्होंने कृष्ण मिश्र ने ही प्रबोध चंद्रोदय को लिखा है। अब यहाँ आप देखेंगे कि पिंगल छंद शास्त्र, तो ये हलायुध की रचना है और इनके साथ साथ इन्होंने नृत्य संजीवनी की भी रचना की है। तो ये आपका भी सही है, आप देखें। और इसका जैसे कि आपका ये भी सही है, ये भी सही है। अब हम देखते हैं ब्राह्मण सर्वस्व, तो ये भी हलायुध की ही रचना है। पर ये देखिए, आप देखेंगे तो ये हलायुध जो है आपके, यह लक्ष्मण सेन से संबंधित थे। और वहाँ पे आपने जो हलायुध देखा दूसरे नंबर पिंगल छंद शास्त्र में या आपका अजय नृत्य संजीवनी, तो ये भी हलायुध की रचना है। पर ये मालवा शासक परमार के वाक्यपति मुंज के शासनकाल से संबंधित है। तो दोनों हैं, पर दोनों का काल अलग है। दोनों के क्या कहते हैं, जो शासक हैं उनसे जिसके दरबार में निवास करते तो वो भी अलग है। तो ब्राह्मण सर्वस्व हलायुध की रचना है, ये सेन वंश के संबंधित है। और आपका पिंगल छंद शास्त्र जो है ये आपका किसका है? तो ये भी हलायुध की रचना, पर ये किसके शासनकाल से थी? मालवा के परमार वंश वाक्यपति मुंज के दरबार से संबंधित थे। तो इस तरह से हमने देखा कि, और अब आपका आता है चौथा क्वेश्चन, जैसे नहुषा चरित्र सिंधुराज की है, तो ये आपका सिंधुराज की नहीं है, ये सिंधुराज से संबंधित है। पर इसकी रचनाकार जैसे यहाँ पुस्तक और लेखक हैं, तो लेखक नहीं है ये सिंधुराज के ही ऊपर लिखी गई है। नहुषा चरित्र जो है उसका सिंधुराज की उपाधि थी। मालवा के शासक परमार वंश का शासक था सिंधुराज। और कुमार नारायण, अवंतेश्वर, मालवाराज, ये सारी उपाधि सिंधुराज की थी। तो ये ग्रंथ उन्हीं पे लिखा गया है, परंतु इसके लेखक जो हैं वो हैं आपके पद्म गुप्त। यहाँ पे सिंधुराज नहीं होगा क्योंकि ये आपका सुमेलित नहीं है। और पद्म गुप्त हैं, तो पद्म गुप्त जो है इन्होंने आपकी किसकी रचना की थी? नवशशांक चरित्र की। तो वाक्यपति मुंज और सिंधुराज की ये क्या थे कि आपके राजकवि थे। और इन्होंने क्या कहते हैं इसकी रचना की थी। और जैसे यहाँ पे आपका सिंधुराज, तो सिंधुराज के ही ऊपर ये ग्रंथ है, उन्हीं का चरित्र है। पर आप लिखित लेखक पूछा है तो आपका पद्म गुप्त हो जाएगा। तो ये रहे आज के मॉक टेस्ट के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उसके साथ साथ आपने देखा कि जिस काल से जो संबंधित थे या जिस वंश से जो संबंधित क्वेश्चन था, उनसे संबंधित जो और भी शासक थे हमने उसको भी डिस्कस किया। अब जैसे आपका मालवा के ही राजा सिंधुराज की बात चल रही है, इनका पूछ लेता है तो उपेंद्रराज या कृष्णराज लिख के आएगा। या परमार वंश के संस्थापक थे, परमारों की स्वतंत्रता का जन्मदाता पूछ ले तो हर्ष या शीयक आपका आएगा। और वाक्यपति मुंज, जैसा कि गुजरात के मुंज नगर, यूं धारा में मुंज सागर तालाब, ये सारी उनकी स्थापना उन्होंने की थी। और इससे संबंधित हमने सिंधुराज से भी देखा, परमार भोज से भी देखा। तो ये सारे क्या थे जो जिन वंश से संबंधित क्वेश्चन हो सका। बल्लाल सेन से भी हमने देखा, लक्ष्मण सेन से भी देखा। तो इस तरह से सभी वंश से जो क्वेश्चन आए हैं हमने उससे जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट था सभी डिस्कस किए। इसी तरह के कल के मॉक टेस्ट में एक नाम नहीं याद है, उन्होंने कमेंट किया था कि मैम प्लीज़ आप क्या कहते हैं पांड्य और चेर शासकों से क्वेश्चन ले आइए। तो पांड्य और चेर शासकों से जैसे कि बाद के कुछ इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे और उनसे संबंधित जो क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने आपके जो तमिल साहित्य या तमिल वंश तमिल काल है उससे संबंधित जो मॉक टेस्ट है उसमें मैंने किया है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि कल भी एंशिएंट हिस्ट्री का ही पार्ट है तो हम देखेंगे कि अगर जो क्वेश्चन आपका जैसे चेर शासक सेनगुट्टन है या पांड्य शासक है उनसे जो भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कल के मॉक टेस्ट में हम उसको इंक्लूड करेंगे। और आप लोग वीडियो को बिल्कुल मिस मत करिए, जब सभी के सभी क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। रिविज़न करते रहिए, आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। और अब जिस तरह से सभी एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं तो 24 से, और आपका एडमिट कार्ड भी जिनका पहले है उनका अपलोड हो रहा है। हिस्ट्री वालों का 9 अक्टूबर है तो आपका बाद में अपलोड किया जाएगा। पर आप अपना स्टडी कंटिन्यू रखिए और रिवीजन करते रहिए। आप सबको ऑल द बेस्ट। थैंक यू।